देखते हैं कि पाकिस्तान जो अकेला न्यूक्लियर पावर इस्लामिक वर्ल्ड में है पूरा, यानी अकेला मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसका डिफेंस पैक्ट हो रहा है नेटो के दो बड़े मेजर कंट्रीज में से एक कंट्री यानी टर्की के साथ और गल्फ की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ। और इस सब को मिला जुलाकर भारत के लिए दोनों अखबार एक खतरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप सहमत हैं? लिखता है, डिक्लेयर किया गया है कि इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। जब पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कौन है अब इस केस में दुश्मन? कौन है? इजराइल है। आपके दुश्मन को पता होना चाहिए कि अगर आप एक पे हमला करते हैं तो सब पे हमला है। तो क्या भारत को इस बारे में सोचना चाहिए कि मान लेते हैं, फर्ज कीजिए कल को अगर कोई टेरर अटैक होता है तो मोदी जी ने कहा है कि इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और हमला तो करना पड़ेगा। तो अगर हमला करता है भारत पाकिस्तान के ऊपर तो क्या ये माना जाए कि सऊदी अरब और टर्की ये अपनी फौजों के साथ आ जाएंगे? अगली लड़ाई होगी जहां चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, जैसे उसने सिंदूर में किया था, अपने चीजें देकर खुद लड़ाई में शामिल नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसी ही होगी और उसमें पाकिस्तान को और किसी की जरूरत नहीं है। और जाट नहीं है कहने में, ह्यूमैनिटेरियन उनको। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस कार्यक्रम में आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये चर्चा है किस तरह से पाकिस्तान, सऊदी अरब और साथ साथ टर्की, ये तीनों मुल्क मिलकर क्या एक मुस्लिम नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस तरह से एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है जो सिर्फ ईरान वॉर के बाद, यानी बाद नहीं कह सकते, लेकिन ईरान वॉर के एक बैकग्राउंड में क्या ये देश अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए तीनों करीब आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, या फिर अमेरिका को, ईरान को, इजराइल को और सबसे बड़ी बात भारत को चिंतित होने की जरूरत है? क्योंकि ये जिस तरह का अग्रीमेंट है वो साफ तौर पे ये बताता है, ये कहता है, बिल्कुल लिखता है, डिक्लेयर किया गया है कि इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो फर्ज कीजिए कि अगर कल को पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब और साथ साथ टर्की भी हमलावर हो जाएंगे उस देश पर, या सेम बात लागू होती है सऊदी अरब के ऊपर भी या टर्की के ऊपर भी। तो क्या ये सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, या फिर देखें पूरे तरीके से जो ग्लोबल ऑर्डर, पूरी दुनिया का नक्शा, पूरी दुनिया की जो तरतीब है वो बदल रही है, उसके तौर पर देखा जाए? मेरी खास दिलचस्पी ये जानने में होगी कि भारत के लिए इसको किस लिहाज से देखा जाए। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों बड़े अखबारों में जो उनके डिप्लोमेटिक एडिटर्स हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं इन अखबारों में, उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो भी मैं आपको अभी कुछ ही पलों में पढ़कर सुनाऊंगी। इस वक्त अपने मेहमान से आपको मिलवा देती हूँ। जी हाँ, कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ था। प्रवीण साहनी जी कहाँ हैं? तो प्रवीण साहनी जी यहाँ हैं और मैंने उनसे बहुत गुजारिश करके ये वक्त लिया है आप लोगों के लिए। प्रवीण जी, इससे पहले कि मैं बाकी मुद्दों पर आऊँ, सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले कई पॉडकास्ट में आपने इस तरफ इशारा किया था कि इस तरह का कोई बदलाव हो सकता है। क्या आपको ये अंदाजा था कि इस तरह की कोई खिचड़ी पक रही थी? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा डिफेंस एग्रीमेंट है इन तीनों मुल्कों के बीच में। याद करिएगा कि जब लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो उसके बाद मार्च और अप्रैल के महीने में ये 4 मुल्क थे जिसको क्वाड बोला जा रहा था कि वो एक साथ आ गए थे। वो 4 मुल्क थे पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरेबिया। ये चारों एक साथ आ गए थे और उनका काम क्या हो रहा था, वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। देख रहे थे कि जितने भी खाड़ी मुल्क है वो किस तरीके से शांत करे जा सके। तो अभी जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया है, ये एक कोशिश थी ईरान की, जो 29 जून को ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उन्होंने खुलेआम बोली थी अपने दौरे रशिया और चाइना करके बाद। जब वो वापस आए थे तो उन्होंने बोला था कि ज़रूरत हमें है वेस्ट एशिया में एक नए रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की। तो वो जो 4 कंट्रीज थी उनमें से 3 कंट्रीज अब फॉर्मली आ गई हैं एक साथ इस रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में। और ये फ्रेमवर्क जो है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखिएगा इस फ्रेमवर्क में कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये बात कर रहे हैं अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए है। इसके अंदर क्या होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी में, कि जो आपके आपस के मसले हैं वो आप बातचीत से हल करिए, और साथ में ये भी देखिए कि आपकी सिक्योरिटी तो आप चाहते हैं पर दूसरी की सिक्योरिटी का नुकसान ना करें। मिसाल के तौर पे जो ये अभी लड़ाई चल रही है सऊदी अरेबिया और यमन, ये हुतीस के बीच में, और इसका हम आगे और बात कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी तो एक बात हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब
अमरीकी फौजें वेस्ट एशिया से बाहर चली जाएंगी, ये उसकी तैयारी हो रही है और इसमें पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और दूसरा इसमें इशू है कलेक्टिव डिटरेंस का। जी कलेक्टिव डिटरेंस का मतलब ये होता है कि आप एक साथ हैं, आपके जो दुश्मन हैं, जी अब इस केस में दुश्मन कौन है? इजराइल है। आपके दुश्मन को पता होना चाहिए कि अगर आप एक पे हमला करते हैं तो सब पे हमला है। इसका अमेरिका से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये तो बल्कि वो अरेंजमेंट है जी जो ईरान के इनिशिएटिव से, पाकिस्तान की मदद से, चाइना और रशिया की बैकिंग से क्रिएट करा जा रहा है रीजन की शांति, स्टेबिलिटी और जी प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये एक अलग चीज़ है और इसके अंदर जो है सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको इनवाइट करा जा रहा है कि आप शिया सुन्नी में तकसीम मत करिए अपने आप को, सब एक साथ इसमें काम करिएगा। तो ये तो बहुत मुख्तसर जो है ये इसके बारे में बात होगी। मुझे हैरानी हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि इसको शिया सुन्नी में ना देखा जाए। कई वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि इसको ईरान के खिलाफ देखा जाए कि एक जी सुन्नी एक तरह का अलायंस है ये, एक शिया ईरान के खिलाफ। तो पहली बात तो क्या इसको क्लियर होना चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि ईरान की इसमें रजामंदी है, तो ये बात मुझे हैरान करती है। दूसरा एक पक्ष जो मैं आपसे जी समझना चाहती हूँ वो ये कि इस पूरे जो मुआहिदा हुआ है इसमें जो धर्म का पक्ष है उसको आप अगर ना भी देखना चाहें तो ये तीनों देश ऐसा लगता है कि इसको पेश करना चाहते हैं कि एक तरह का ये सिक्योरिटी लेकिन साथ साथ एक धार्मिक जी रिलीजियस अलायंस है, ये 3 इस्लामिक मुल्कों का अलायंस है। क्योंकि फिर एक वेस्टर्न कमेंटेटर ने ये कहा कि अगर आप इसको इस तरह से पेश करना चाहते हैं, उसको बाकायदा मक्का अकॉर्ड कहा जा रहा है, तो और बाकायदा तीनों देशों के नेता जाके नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पर दिख रहे हैं, यानी विजिबली इसको दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये एक तरह का मुस्लिम अलायंस है। तो फिर कल को फिक्र इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई नॉन मुस्लिम अलायंस या एंटी मुस्लिम कंट्रीज अलायंस भी बनने लगे, क्योंकि अगर आप अपने को मुसलमान की तरह पेश करेंगे तो आपके खिलाफ भी उस तरह की राजनीति हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है, ये अलायंस नहीं है। अलायंस का मतलब होता है मिलिट्री अलायंस। समझने की कोशिश करिए, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है और ये मक्का में हुआ था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है मक्का